नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न लग्नों की कुंडली के विश्लेषण में सहायक सिद्ध होने वाले कुछ वैसे ज्योतिषीय सूत्र हम जिनका अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और धनु लग्न की कुंडली के फलादेश करने के लिए जो सूत्र हमें मदद करते हैं उनके बारे में जानते हैं। पता है कि यदि धनु लग्न हो और कुंडली के पंचम भाव में शनि स्थित हो तो शनि की दशा योग प्रदान करने वाली होती है, अर्थात अच्छा फल प्रदान करती है। धनु लग्न की कुंडली में शनि मेष राशि में स्थित होकर के पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में शनि की दशा योग कारक होती है, योग प्रदान करने वाली होती है और जातक को सुफल प्रदान करती है। अगला सूत्र है कि यदि धनु लग्न हो और तुला राशि में स्थित शनि एकादश भाव में बैठा हो तो शनि योग प्रदान करने वाला होता है। धनु लग्न की कुंडली में तुला राशि में होकर शनि अर्थात अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के शनि एकादश भाव में बैठा हो तो वैसा शनि योग प्रदायक होता है, योग प्रदाता होता है, शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन अन्य आगे कहा जा रहा है कि अन्य किसी भी लग्न की कुंडली में एकादश शनि योग कारक नहीं होता है। ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है और ये विचार जो है सो भवार्थ रत्नाकर का है कि और कोई लग्न की कुंडली हो तो एकादश भाव में शनि जो है सो योग प्रदाता नहीं होता है, शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता है। तर्क संगत यह विचार नहीं लगता है क्योंकि सारावली के अनुसार एकादश भाव में बैठे हुए सभी ग्रह शुभ कारक होते हैं। सारावली में कहा जा रहा है कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होता है। और ऐसा कहा भी गया है, ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि लाभे सर्वे प्रशस्ता, अर्थात लाभ स्थान में बैठे हुए सभी ग्रह प्रशस्त होते हैं, अर्थात शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। अब यह कहना कि केवल तुला राशि का शनि ही एकादश भाव में शुभ फल प्रदान करता है, ऐसी स्थिति नहीं है या यह विचार मान्य नहीं है लगता है। जो प्रचलित मान्यता है ज्योतिषीय सिद्धांत का उसके विपरीत लगता है। हाँ, अब इसमें हम जो एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह है उसके बलाबल पर विचार हम जरूर करेंगे कि वह शुभता प्रदान करने में किस स्थिति में है, कितना शुभ फल प्रदान कर सकता है, उसका पैमाना क्या होगा, वो हम ग्रह की स्थिति देख करके और उसका निर्धारण करेंगे। ग्रह क्या है, उच्चस्थ है, नीचस्थ है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, किसके द्वारा दृष्ट है, अस्त है या पूर्ण अभाव वाला है, इन सब बातों का विचार करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगला सूत्र है कि यदि धनु लग्न हो और सूर्य तथा शुक्र सिंह राशि में स्थित होकर नवमस्थ हो और शनि कुंभ राशि में स्थित होकर तृतीयस्थ हो तो शनि की दशा में धनागम होता है और जातक के भाग्य की वृद्धि होती है। धनु लग्न हो और सूर्य तथा शुक्र दोनों सिंह राशि में स्थित होकर के नवम भाव में बैठे हों और शनि कुंभ राशि में स्थित होकर के तृतीय भाव में बैठा हो, तृतीयस्थ हो, तो जब शनि की दशा आती है तो धनागम होता है, जातक के पास धन का आगमन होता है और जातक के भाग्य की वृद्धि होती है उस कालखंड में। अगला सूत्र है कि यदि धनु लग्न हो और सूर्य तथा मंगल कुंभ राशि में स्थित होकर तृतीयस्थ हो और राहु नवम भाव में स्थित हो तो राहु की दशा में जातक को तीर्थ स्थान का सौभाग्य प्राप्त होता है। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य तथा मंगल दोनों कुंभ राशि में होकर के तृतीय भाव में बैठे हों और राहु नवम भाव में सिंह राशि में बैठा हो तो वैसी स्थिति में राहु की दशा में जातक को तीर्थ स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम मकर लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।